Hello, good morning student. I am Banphal Maurya. Today in class 12th we discuss about AIDS disease. AIDS disease क्या होती है? AIDS is a acquired immunodeficiency syndrome. AIDS एक प्रकार का इम्यूनो सिस्टम पर अटैक करने वाला डिजीज होता है। इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एड्स 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 डिजीज एड्स डिजीज को हम एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कहते हैं। यह डिजीज सबसे पहले यूएसए में डिस्कवर्ड की गई थी इन 1981। इट्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड, ये फर्स्ट इसको या हम कह सकते हैं एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन यूएसए 1981 में। एड्स को सबसे पहले यूएसए में 1981 में देखा गया। इट वाज काज्ड बाय इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एड्स डिजीज किसके द्वारा काज्ड होता है? काज्ड बाय HIV वायरस। HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा काज्ड की जाती है। और HIV बिलोंग टू रियो वायरस। ये वायरस रियो वायरस से बिलोंग करता है। HIV वायरस बिलोंग टू ग्रुप रियो वायरस, या हम इसको रिट्रो वायरस कहते हैं। रिट्रो वायरस से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? रिट्रो वायरस से बिलोंग करता है। इट हैज जीनोम इनक्लोज्ड इन एन इनवेलप। इसमें जो जीनोम होता है वो आरएनए होता है। जेनेटिक मटेरियल इसका क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल इसमें आरएनए होता है। एड्स में जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो आरएनए पाए जाते हैं, जो एक इनवेलप में बंद होते हैं। जो एक क्या होते हैं? इनवेलप में बंद होते हैं। ठीक है। इसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होता है? इसका ट्रांसमिशन किसी ह्यूमन पर्सन में किस प्रकार से होता है? तो ट्रांसमिशन ऑफ HIV, अब इसका ट्रांसमिशन किस प्रकार से होगा? ट्रांसमिशन ऑफ HIV
HIV का जो ट्रांसमिशन होता है कई वे में हो सकता है, कई प्रकार से इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। बाई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट विथ द इन्फेक्टेड पर्सन। पहला है बाई सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, किसी भी पर्सन से सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बनाए जो इन्फेक्टेड है तो उससे ये क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। दूसरा है ट्रांसफर बाई ब्लड ट्रांसफरिंग, यानी अगर हम किसी दूसरे इंडिविजुअल से ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे इंडिविजुअल में, तो हो सकता है उसके ब्लड में HIV के वायरस रहे हों और वह उस ब्लड के थ्रू उस नॉर्मल पर्सन में चले जाए। तो ये हो गया बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल। इन्फेक्टेड नीडल के शेयरिंग से भी हो सकता है। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। इन्फेक्टेड मदर से प्लेसेंटा के थ्रू वह नॉर्मल बेबी में भी आ सकता है। तो इसके ट्रांसमिशन के निम्न कारण हो सकते हैं बाई सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन। पहला है बाई सेक्सुअल कांटेक्ट with the infected person। ठीक है। दूसरा है बाय ट्रांसफरिंग ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड बाय ट्रांसफ्यूजन of contaminated blood। किसके द्वारा, कंटामिनेटेड ब्लड के थ्रू ये जा सकता है किसी दूसरे पर्सन में। अब तीसरा है बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल। अगर हम किसी एड्स के पर्सन्स में नीडल को इंजेक्ट करवाए हैं और उसी नीडल का किसी नॉर्मल पर्सन में यूज कर देते हैं तो उससे भी उसका ब्लड इन्फेक्टेड हो जाता है। तो यहाँ पे तीसरी पॉइंट बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल। बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल, किसके थ्रू, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है। और जो चौथा है उसमें ये आएगा आपका फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के थ्रू चाइल्ड में ये जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस एड्स डिजीज का क्या होता है, ट्रांसमिशन हो सकता है। दूसरी बात है कि हाई रिस्क इंडिविजुअल एड्स के डिजीज में क्या हाई रिस्क होते हैं, दोज हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। हाई रिस्क इंडिविजुअल हाई रिस्क किससे हो सकता है, यानी मल्टीपल सेक्सुअल पेरेंट या पार्टनर
दोज हैविंग मल्टीपल, उस पर्सन में सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा, जिस पर्सन में क्या होगा कि दोज हैविंग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ऐसा पर्सन जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो जिसके पास, उसमें हो सकता है ड्रग्स एडिक्शन, टेकिंग द ड्रग, एडिक्शन के थ्रू हो सकता है, ठीक है। टेकिंग द ड्रग इंट्रावेनली, टेकिंग ड्रग इंट्रावेनली, यानी कोई भी ऐसा ड्रग्स एडिक्शन वाला इंडिविजुअल्स हो जो बराबर वेन से ड्रग्स को क्या करता हो, अचीव करता हो, तो उसको हम कहेंगे ड्रग एडिक्शन थ्रू इंट्रावेनली। तो ये कंडीशन एराइज हो सकती हैं इसके लिए, या फिर रिक्वायर एंड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो अब डायगोनाइज्ड डन बाय एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेंट एसे, यानी एड्स की जो टेस्ट किया जाता है, द एड्स डिजीज इज आइडेंटिफाई आर टेस्टेड बाय एड्स डिजीज आर diagnosed by ELISA टेस्ट, यानी एड्स डिजीज को हम किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, किस टेस्ट के द्वारा, तो उसको कहते हैं एलिसा टेस्ट। एड्स डिजीज को हम एलिसा टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन्स उसमें एड्स से इन्फेक्टेड है। एलिसा टेस्ट का पूरा नाम होता है एंजाइम, इसका मतलब हो गया एंजाइम, क्या हो गया एंजाइम। यल का मतलब हो गया लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट, आई से आई एस से क्या हो गया इम्यूनो सार्बेंट, और ए से होता है ऐसे, यानी एलिसा टेस्ट के द्वारा एड्स डिजीज को आइडेंटिफाई किया जाता है। और एलिसा टेस्ट का पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ HIV, अब हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ HIV के बारे में। तो HIV की जो लाइफ साइकिल होती है वो किस प्रकार से किसी पर्सन्स को इन्फेक्टेड करते हैं, तो आगे हम देखते हैं। यहाँ देखिए लाइफ साइकिल ऑफ HIV। HIV,
सबसे पहले हम देखते हैं कि आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, जब HIV वायरस किसी भी ह्यूमन पर्सन्स के अंदर इंटर करता है, ठीक है, तो ये करता क्या है, इंटर द माइक्रोफेजेस। और जब वो किसी पर्सन्स के बॉडी में जाता है तो वो सबसे पहले इंटर करता है किसमें, माइक्रोफेजेस में। हियर RNA रिप्लिकेट टू फॉर्म वायरल DNA, और यहाँ पर वो माइक्रोफेज में RNA से DNA को बनाता है बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अपने जेनेटिक मटेरियल RNA से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, DNA में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, after getting into the body of a person, the virus enter into the macrophage. Virus enter into macrophage। वह माइक्रोफेज सेल्स के अंदर इंटर कर जाता है, और जैसे ही वो माइक्रोफेज सेल्स के अंदर इंटर करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वायरल DNA बनाता है, ठीक है। और ये क्या बनाता है, वायरल DNA। ये क्या करता है कि उसके अंदर इंटर करने के बाद यह रिप्लिकेशन के थ्रू वायरल DNA बनाता है, और जैसे ही वायरल DNA बनता है, ये वायरल DNA बनने के लिए यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल एंजाइम यूज होती है बाय द इंटर इनटू मैक्रोफेज एंड फॉर्म, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड फॉर्म वायरल DNA बाय द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू वह DNA में चेंज हो जाता है। अब यही वायरल DNA गेट इनटू इम्पॉर्टेंट इन होस्ट सेल्स एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड द सेल टू प्रोड्यूस वायरस। अब यही क्या करता है कि DNA इज नाउ गेट, अब क्या होगा इसके बाद का प्रोसेस, DNA is now get incorporated into host cell। और वो होस्ट सेल्स में क्या करता है, इंटर करता है DNA एंड डायरेक्ट ऑफ इन्फेक्टेड सेल टू प्रोड्यूस वायरस। और ये तुरंत डायरेक्ट क्या करता है, दे इन्फेक्ट सेल टू प्रोड्यूस वायरसेस। और यह अपने आप को रिप्लिकेट करके क्या करता है कि फिर वायरस को
बनाता है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। द मैक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल, और माइक्रोफेज जो होती है वो कंटिन्यू प्रोड्यूस, या हम कह सकते हैं मैक्रोफेज सेल प्रोड्यूस कंटिन्यूअस वायरस। तो माइक्रोफेज कंटिन्यूअस वायरस को क्या करता है, बनाता है। देन वायरस पार्टिकल इंटर इनटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट, इसके बाद यही वायरस पार्टिकल्स कहाँ जाता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट में। दे इन्फेक्ट हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल। अब हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स में इंटर कर जाएगा, वेयर दे कंटिन्यू रिप्लिकेट एंड प्रोड्यूस वायरस प्रोजेनी, और यहाँ पर भी ये क्या करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। They infect helper T lymphocyte cells and reproduce वायरस, और वायरस को क्या करता है, लार्ज अमाउंट में बढ़ाता है। Thus the number of helper T lymphocyte cells is decreases, और T lymphocyte cells क्या हो जाती हैं, decreases। हम कह सकते हैं नंबर of T lymphocyte is decreases, ठीक है। और जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट डिक्रीज हो जाएंगे बॉडी में, तो विथ डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टी लिम्फोसाइट इम्यून आल्सो डिक्रीजेज, जैसे ही टी लिम्फोसाइट सेल्स डिक्रीज हो जाएंगी, इम्यून सिस्टम आल्सो डिक्रीज हो जाएगा। इम्यून सिस्टम become decreases, और इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लगेगा। और इम्यून सिस्टम डिक्रीज होने लगेगा तो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड virus and fungi attack to the human body, and they produce different diseases symptoms, and that is called AIDS syndrome। उसी को हम क्या कहेंगे, एड्स सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है ना। अब यानी कहने का मतलब है कि इसकी लाइफ साइकिल में हम देखें तो सबसे पहले कि जब कोई भी एड्स वायरस किसी नॉर्मल पर्सन्स में इंटर करता है तो सबसे पहले वो माइक्रोफेज सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, और वहाँ पर ये अपने आरएनए जेनेटिक मटेरियल से डीएनए में कन्वर्ट होगा। इसके लिए एक स्पेशल एंजाइम होती है जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। जैसे ही ये डीएनए में कन्वर्ट होगा, यह डीएनए होस्ट सेल्स में इंटर कर जाती हैं और वहाँ प्रोड्यूस करती हैं वायरस को, और वायरस जब प्रोड्यूस हो जाते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो जाता है, फिर इसके बाद वह इन्फेक्ट करती हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स को, और हेल्पर टी लिम्फोसाइट सेल्स एंटीबॉडी बनाने के लिए क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं, और इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में सबसे बड़ा रोल होता है इनका, ठीक है। और जैसे ही टी लिम्फोसाइट सेल्स में इंटर कर जाते हैं तो ये टी लिम्फोसाइट सेल्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे इनका प्रोडक्शन कम हो जाता है और एंटीबॉडी बनना बंद हो जाती हैं।
इसलिए इम्यून सिस्टम धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है और डिफरेंट काइंड के बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस उस सेल्स पर अटैक करते हैं और सेल्स को अफेक्ट कर देते हैं, जिससे मल्टीपल सिम्पटम एराइज होते हैं और धीरे धीरे उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और डिजीज़ बढ़ने लगती हैं। कोई भी फॉरेन इन्वेडर इन्फेक्ट करके उनमें डिजीज़ प्रोड्यूस कर देता है और यही एक विकराल रूप ले लेती हैं और लास्ट में पर्सन्स की डेथ हो जाती है। तो इससे हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, इससे बचेंगे कैसे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का कि हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है ना, प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहला पॉइंट है इसमें किस प्रकार से बचेंगे। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए NACO इस्टेब्लिश्ड किया गया था किस सन में, 1991 में, ठीक है ना। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन NACO, इसको पूरा नाम है NACO, को ऑर्गेनाइज्ड किया गया था, ऑर्गेनाइज्ड इन 1991 में, 1991 में, एंड अदर नॉन गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेक्ट किया था। WHO या हम WHO के हिसाब से इसको कह सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे इसको क्या क्या इससे ऊपर, मेकिंग ब्लड फ्रॉम बैंक सेफ, ब्लड का जो ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंश्योर यूज ओनली डिस्पोजल नीडल सिरिंज, हमको विदाउट इन्फेक्टेड नीडल का यूज करना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा है फ्री या हमको सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए कंडोम का यूज करना चाहिए, ठीक है, कंडोम्स यूज फॉर सेक्सुअल कांटेक्ट, ये है, ठीक है। और हमको एडवांसिंग सेफ सेक्स प्रमोटिंग, यानी सेफ सेक्स का यूज करना चाहिए, सेफ सेक्स। तो ये इसके प्रिवेंशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एड्स डिजीज। तो आपको ये समझ आया होगा कि एड्स डिजीज किस प्रकार से होती है और इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम कैंसर पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।